नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। एसआरएफ के Q3 रिजल्ट्स आ चुके हैं। ठीक रिजल्ट्स लग रहे हैं। आइए देख लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और फिर थोड़ा-सा फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्निपेट देख लेते हैं क्विक। तो क्या देख रहे हैं हम कि 14% सेल इंक्रीज़ है ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। एबिटा देखोगे आप ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्लियरली इंक्रीज़ है, 9% का इंक्रीज़ है ईयर ऑन ईयर। अ, नेट प्रॉफिट देखोगे वो भी 201 से बढ़ के 271 करोड़ हुआ है और सेम जो ईयर ऑन ईयर है वो भी वहाँ भी बढ़ा है 7%। तो सेल्स ऑलमोस्ट उतनी ही है, फ्लैट लाइन ही है, लेकिन एबिटा और नेट प्रॉफिट बढ़े यानी मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। देखते हैं कंपनी को थोड़ा-सा डिटेल में देखते हैं। तो कंपनी ने हमको पोस्ट किया है, अपने जो ब्रेकअप किया है इन्होंने अपना, वहाँ पे इन्होंने दिखाया 14% ग्रोथ, 7% पैट। अब इसमें इन्होंने सेगमेंट वाइज़ डिफरेंशिएट किया। अगर आपको नहीं पता तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है एसआरएफ में। तो कंसोलिडेटेड से ज़्यादा बेटर है कि हम उसको देखें कि किस-किस सेगमेंट में क्या-क्या है। कंपनी के एमडी साहब क्या कह रहे हैं कि वी हैव सीन अ रीसेंट रिकवरी दिस क्वार्टर। इस क्वार्टर में उनको रिकवरी दिख रही है, लेकिन अगला जो क्वार्टर है, जो Q4 है, वहाँ ये देख रहे हैं कि एक रीज़नेबली स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे कंप्लीट होगा। तो मोमेंटम दिख रहा है नेक्स्ट क्वार्टर में आते हुए। डिविडेंड का अनाउंस भी किया है ₹3.60 का। इसका रिकॉर्ड डेट जो है आई थिंक इन्होंने एक रिलीज़ में दिया है। तो रिकॉर्ड डेट 4 फरवरी का है, ₹3.60 पाई इनके 1 शेयर पे। तो अब सेगमेंट वाइज़ देख लेते हैं। जो केमिकल बिज़नेस है, केमिकल बिज़नेस में भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, बट इसमें ओवरऑल 7% इनको इंक्रीज़ दिख रहा है। इसमें यहाँ पर इनको कहाँ दिख रहा है, इश्यूज़ कहाँ आ रहे हैं? स्पेशलिटी केमिकल्स थे, वहाँ पे इन्वेंटरी बिल्डअप हो रहा था, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बना रहे थे और स्टोर कर रहे थे, लेकिन उतनी डिमांड नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर जो इनका जो इन्वेंटरी बिल्डअप था, उसका जो ओवरहैंग था वो कम होता जा रहा है, क्योंकि ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो रही डिमांड में। किसमें? एग्रोकेमिकल्स में। जो फ्लोरोकेमिकल्स है, जैसे रेफ्रिजरेंट्स की जो गैस होती है, जो अगर आपको पता नहीं तो एसी में जो गैस पड़ती है R32 टाइप्स, वो एसआरएफ ही बनाता है। अगर आपने देखा होगा आपके एसी में फिल कर रहा है, वो कैन लेकर आता है, फिल करता है, तो दैट कैन्स जो होते हैं वो एसआरएफ ही बनाता है। तो वहाँ इनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है ओईएम्स में, डोमेस्टिक मार्केट में, यानी कि इंडियन मार्केट्स में। इसके अलावा जो क्लोरोमीथेन सेगमेंट है, वहाँ पे भी इनको स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाई यहाँ पे। नेक्स्ट सेगमेंट है पैकेजिंग फिल्म बिज़नेस। यहाँ पे इनको 27% इंक्रीज़ दिया है। ये इनका स्ट्रॉन्ग सेगमेंट रहा है। सिर्फ़ रेवेन्यू में इनको सिर्फ़ 27% का सेगमेंट मिला है और यहाँ पर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट था वो भी 100% बढ़ गया है। 45 से 90 करोड़ बढ़ गया है सिर्फ़ Q3 में। तो ये इनका सबसे स्ट्रॉन्ग सेगमेंट था यहाँ पे। और बिज़नेस जो पैकेजिंग फिल्म बिज़नेस है उसमें परफ़ॉर्मेंस भी दिख रही है, डिमांड भी दिख रही है और ये इंडस्ट्री लीडर भी है। हालाँकि एल्यूमीनियम फ़ॉइल में बता रहे हैं कि वहाँ पे लो कॉस्ट इम्पोर्ट जो है चाइना, थाईलैंड से आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट कभी-कभी डंपिंग ड्यूटी लगाती है अगर ज़्यादा बाहर से सामान आ रहा हो। तो अगर इस तरह का न्यूज़ पे खबर रखनी है हमें कि एल्यूमीनियम फ़ॉइल्स पे कुछ स कुछ डंपिंग ड्यूटी लग रही है कि नहीं? अगर कुछ लग रही है, ड्यूटीज़ कुछ टैरिफ्स लग रहे हैं, तो हमको इस पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट सेगमेंट है इनका टेक्सटाइल बिज़नेस, जहाँ ये फाइबर्स वगैरह बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो एसआरएफ और फुल फॉर्म भी श्री राम फाइबर्स ही है। तो यहीं से स्टार्ट हुए थे ये। तो यहाँ पे 11% का रेवेन्यू इंक्रीज़ देख रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है वो 14% डिक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। डिक्रीज़ होना तय भी था, क्योंकि डिमांड उतनी है नहीं फैब्रिक सेगमेंट में और मेंशन नहीं किया है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। बट आई थिंक जो बांग्लादेश में टर्नडाउन हुआ है, वहाँ पे फाइबर्स और यार्न्स का काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि वहीं से टेक्सटाइल होता है। तो वहाँ पे इस समय जो इश्यू चल रहे हैं उसकी वजह से डिमांड जो है वो उड़ती हुई नज़र आ रही है। शायद वही है, बट इन्होंने डिटेल में यहाँ मेंशन किया नहीं है। अदर बिज़नेस जो इनके बाकी छोटे-मोटे हैं, वहाँ भी 11% जो है वो डिक्लाइन है रेवेन्यू का, तो वो भी छोटा-मोटा सेगमेंट जो था ठीक नहीं है। जिनका कोटिंग फैब्रिक सेगमेंट था, वहाँ भी वीक डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट में। लैमिनेटेड फैब्रिक्स में डिमांड ठीक है। तो कहीं अच्छा है, कहीं नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इनका मेजर है वो पैकेजिंग फ़िल्म बिज़नेस से ही आ रहा है, जो कि ठीक है। तो ओवरऑल रिज़ल्ट्स भी आप देखोगे एसआरएफ का तो ठीक है। अ, पीयर से कंपेयर करोगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ये बहुत ही सस्ता है। काफ़ी प्राइसिंग है और मार्केट लीडर भी है। इन्वेस्टर्स में चलते हैं कि कुछ ऐसा कैश फ्लो चेंज हुआ है या कुछ पोज़ीशन चेंज हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिसंबर में आप देखोगे तो प्रमोटर्स उतना ही है, एफआईज़ ने हल्की-सी पोज़ीशन बढ़ाई है, डीआईज़ ने नाम मात्र की पोज़ीशन बढ़ाई है, पब्लिक ने नाम मात्र की पोज़ीशन घटाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो सीधा चलते हैं चार्ट में क्या हमको देखने को मिल रहा है। तो चार्ट हमने ओपन कर लिया, तो ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये गैप उस न्यूज़ के बाद आया था जहाँ न्यूज़ ये थी कि अमेरिका में रेफ्रिजरेंट के प्राइसेज़ जो थे वो बढ़ गए थे। तो अगर वाक़ई वो बढ़ गए थे तो हमको Q4 में वो स्ट्रॉन्ग परफ़ॉर्मेंस
दिखना चाहिए। ये Q3 के रिज़ल्ट्स ही हैं, तो ये न्यूज़ देखोगे आप तो जनवरी की है, तो Q4 की न्यूज़ आनी चाहिए। अब इसमें हम अपना मूविंग एवरेज लगा लेते हैं डेली टाइम फ्रेम बेसिस पर, तो डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे देखोगे कि यहाँ पे डेथ क्रॉस तो बना था, लेकिन यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर भी बन रहा है इस ह्यूज गैप के बाद। 50 डे माने 100 और 200 को ऑलमोस्ट एक साथ ही कट कर दिया है नीचे की तरफ से। इसको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम। लेकिन एसआरएफ में प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी डेली पे नहीं समझ में आएगी, वो वीकली पे समझ में आएगी। जैसे हम इसको वीकली कन्वर्ट कर लेंगे ना, आपको दिखाई देगा कि ये इसी टाइम फ्लो, इसी रेंज में ये फँसा हुआ है। हाँ, 200 वीकली का सपोर्ट ज़रूर मिल गया है और अभी भी ऊपर है, अपने टॉप रेंज पर है, थैंक्स टू द न्यूज़। बट इसमें अभी भी इश्यूज़ है। अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए टेम्पलेट हटा दूँ अपनी, तो देखोगे आप कि इसी ज़ोन में फँसा हुआ है। तो आप चाहो तो इसको एक रेंज में भी बना सकते हो। एक पैरेलल चैनल ले लो और यहाँ से ड्रॉ कर दो इस तरीके से। एक पैरेलल चैनल ले लो आप उसका ये। तो इसी चैनल में ये काफ़ी टाइम से फँसा हुआ है। पोज़ीशन अगर चैनल की ठीक नहीं होगी तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बट हमको देखना है कि इसी चैनल में फँसा हुआ है ये काफ़ी टाइम से। लगता है हमेशा कि अब ब्रेकआउट आएगा और ये अगर आप देखोगे कि इस चैनल में एंटर हुआ था अगस्त 2021 में और आज जनवरी, फरवरी शुरू होने वाली है, तो समझ लीजिए कि जनवरी 2025 है। तो 21 से 25 4 साल ये इसी में फँसा हुआ है। जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो बड़ा ब्रेकआउट आएगा, अगर आएगा तो उसके लिए हम मंथली चार्ट लगा लेते हैं। तो मंथली चार्ट हम लगाते हैं तो देखते हैं कि कोविड के बाद से जो राइज़ था फिर उसी सेगमेंट में ये फँसा हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लूँ और इस तरह से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ये पोल और फ्लैग का फीचर दिखा रहा है। लेकिन ये जो मूव अगर आगे चल के प्ले आउट होता है तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस ऐसा हमको बता रही है, लेकिन उसके लिए फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। सिर्फ़ एक बिज़नेस सेगमेंट के ग्रोथ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट डबल होने की पोटेंशियल रखता है। 2700 से 43 पे इसका टारगेट आ रहा है। तो हमको पैटर्न ज़रूर ड्रॉ कर लें, लेकिन हमको इतना भी लॉन्ग साइड नहीं करना कि हमको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे दिखाई ना दे कि इस मूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्लियरली वेट कर रहे हैं हम सब इसका कि कब ब्रेकआउट आएगा। अगर आप मंथली बेस पे एवरेज लगाओगे तो ये जो राइज़ था, ये 50 मिनीमा से दूर था। अब 50 मंथली एवरेज जो है एक्स्पोनेंशियल वो इसके पास आ गई, तो हो सकता है कि इसका सपोर्ट लेके जो इसको चाहिए था वहाँ से मूव करे। बट मूव करे तब। तो डेली बेस पे देखना है, वीकली बेस पे देखना है और मंथली बेस तीनों पे देखना है। पैटर्न्स ड्रॉ कर लीजिए, सेव कर लीजिए आराम से और फिर देखिए किस तरह से होता है। याद रखिए, जो भी बात डिस्कस हुई है उसमें कोई बाय सेल भूल के भी नहीं है। आपको मेरे या किसी कहने पे बाय सेल नहीं करना है। वीडियो एनालिसिस अच्छी लगी हो, चार्ट एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हेल्प करिए एक छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।